डीएनए में तो आज हम सबसे पहले पाकिस्तान प्रेमी क्लब के प्रेम पत्र का विश्लेषण करेंगे। यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखा गया है। मेरे हाथ में ये प्रेम पत्र है उन लोगों का, और इस ओपन लेटर को आप देख रहे हैं, अपील टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय कंसर्न्ड सिटीजन्स। इसमें इस लेटर में इन्होंने क्या क्या लिखा आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह बता देते हैं कि इसे भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 डिजाइनर बुद्धिजीवियों ने मिलकर तैयार किया है। यानी इस पर कुल 117 लोगों के सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर है, जिसमें भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 लोग शामिल हैं। इस चिट्ठी का हर शब्द पाकिस्तान प्रेम में डूबा हुआ है। चिट्ठी में जो लिखा गया है उसका सार यह है कि आतंकी हमलों और भारत विरोधी साजिशों को अनदेखा कर हमें पाकिस्तान को गले लगा लेना चाहिए। चिट्ठी में पहलगाम जैसी घटना को भूलकर पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की सलाह दी गई है। यह चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी गई जब पाकिस्तान रोज धमकियां दे रहा है, हाथ काटने की गीदड़ भभकी दे रहा है और आतंकी घुसपैठ के जरिए खून खराबा करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे समय में हमारे देश के 61 कथित बुद्धिजीवियों और सेलेक्टिव मानवतावादियों के पाकिस्तान प्रेमी क्लब ने यह चिट्ठी लिखी है। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नाम के संगठन ने यह ओपन लेटर जारी किया। चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के कथित बुद्धिजीवी और मानवतावादी कौन हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि इस चिट्ठी में मांग क्या की गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध सामान्य किए जाएं और उच्चायुक्तों की दोबारा नियुक्ति की जाए। जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत की जाए। इनके लिए अभी भी जम्मू कश्मीर विवादित मुद्दा है। दोनों देशों के बीच व्यापार दोबारा शुरू किया जाए। अटारी वाघा बॉर्डर जैसे रास्तों को खोला जाए और आम लोगों की आवाजाही शुरू की जाए। बेचारे जा नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान, आवाजाही शुरू करनी चाहिए। भारत के सारे काम रुके पड़े हैं, पाकिस्तान नहीं जा पा रहे लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा सेवाएं बहाल की जाएं। दोनों देशों के बीच हवाई सेवाएं दोबारा शुरू की जाएं। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और दिल्ली लाहौर बस सेवाएं दोबारा शुरू की जाएं, ताकि बेचारे वो जो आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे होते हैं, कितने कठिन संघर्ष के साथ नाले पार करके कठिन दुर्गम रास्तों से आते हैं, इससे आए। 3 पन्नों की चिट्ठी में बाकायदा कॉलम बनाकर और शब्दों को बोल्ड करके इन कथित मानवतावादियों ने अपनी मांगे पेश की। सोचिए कैसी टेलीपैथी कि एक ही वक्त में भारत में बैठे 61 और पाकिस्तान में बैठे 56 स्वघोषित बुद्धिजीवियों की आत्मा जाग उठती है, उनकी भावनाएं एकाकार हो जाती हैं और दोनों तरफ रहने वाले ये लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर चिट्ठी लिख देते हैं। सोचिए इनके बीच कितनी मजबूत वैचारिक एकता है। यह भी ध्यान रखिए कि पाकिस्तान के साथ मजबूत वैचारिक एकता रखने वाले लोग हमारे आपके बीच ही रहते हैं। यह वैचारिक एकता इतनी मजबूत है कि 3 पन्नों की चिट्ठी में कहीं भी आतंकवाद का जिक्र नहीं है। एक भी आप पन्ने में पढ़ लीजिए। रिकनेक्ट पीपल एंड फैमिलीज, रिज्यूम स्ट्रक्चर्ड डायलॉग, रिस्टोर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी लिंक्स, रीओपन, प्रमोट रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सेस। एक जगह भी टेररिस्ट या टेररिज्म शब्द का उपयोग नहीं किया गया। उम्दा अंग्रेजी में हजारों शब्द खर्च करने वाले इन कथित बुद्धिजीवियों ने आतंकवाद पर एक शब्द, जी हां एक शब्द भी नहीं लिखा। ना भारत में बैठे कथित मानवतावादियों ने और ना ही पाकिस्तान में बैठे उनके वैचारिक मित्रों ने। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में हर दूसरी पंक्ति में मानवतावाद को समर्पण किया गया है, लेकिन आतंकवाद के विरोध में एक भी शब्द नहीं है। ना आतंकी हिंसा की निंदा करने वाला कोई शब्द है, ना ही आतंकी हिंसा से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाला। सोचिए खुद को मानवतावादी कहने वाले ये लोग कितने बड़े बौद्धिक बेईमान हैं, जिन्हें भारतीयों को धर्म के आधार पर मारने वाले और उन्हें पाल पोस कर भेजने वाले मित्र लगते हैं। जो घोषित तौर पर मानवता के शत्रु हैं, उनसे दोस्ती की पैरोकारी की जा रही है। बौद्धिक बेईमानों की इस टोली में कौन कौन से प्रमुख चेहरे शामिल हैं, मैं आपको बताता हूं। आपको न्यूज वॉल पर दिखाते हैं कि वो कौन कौन से कथित मानवतावादी हैं जिन्होंने इस ओपन लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। वैसे तो 61 लोग हैं। सबसे ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं,
उसके बाद मीरवाइज उमर फारूक हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये हमेशा से पाकिस्तान से बातचीत करने के पैरोकार रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा इनके मन में व्यथा रहती है कि पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो रही। महबूबा मुफ्ती हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, मणिशंकर अय्यर का भी पाकिस्तान प्रेम गाहे बगाए सामने आता ही रहता है। प्रोफेसर मनोज झा हैं, आरजेडी के नेता हैं, एस दौलत हैं, जवाहर सीकर सरकार है, मोहम्मद यूसुफ है, ऐसे ना जाने कितने नाम आपको मिलेंगे जो इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इसमें जो 18वें नंबर पे नाम है वो बहुत गौर करने वाला है, और वो नाम है हुमायूं कबीर का। ये वही हुमायूं कबीर है जो भारत में बाबरी बनवा रहे हैं। इन्हें भी पाकिस्तान के प्रेम में चिट्ठी लिखते हुए ये बात कही है कि किसी भी तरीके से रास्ते खुलने चाहिए, वीज़ा मिलना चाहिए, आने जाने की जो सहूलियत है उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए। भारत से कुल 61 नाम हैं, हमने आपको उनमें से सिर्फ चुनिंदा नाम ही बताए। सोचिए ये जो बड़े बड़े नाम हैं, क्या ये कूटनीति के जानकार हैं? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं? मतलब हुमायूं कबीर जैसे नेता जो एक खास वर्ग को खुश करने वाली राजनीति करते हैं, वो भी अचानक कूटनीति के जानकार बन जाते हैं। इसे वैचारिक दिवालियापन कहना भी शायद इनका सम्मान करना होगा। पाकिस्तान परस्त सोच वाली इस टोली के सदस्य किन शब्दों में अपनी चिट्ठी की वकालत कर रहे हैं, यह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में इसको एक अमन का पुल बनाइए, बातचीत कीजिए, रास्ते खोलिए, आवाजावी हो। तो मुझे लगता है आज ये जो लेटर है ये उसी की एक कड़ी है। ईरान और अमेरिका मेज पे आ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी मेज पे आ सकते हैं। जंगों से मसले हल नहीं होते, जो मसले हल होते हैं वो जो है बातचीत से होते हैं। भारत और पाकिस्तान कोई अच्छा मजबूत स्थिति में रहेगी तो मैं इंडिया का 145 करोड़ आम आदमी भी अच्छा रहेगी। इसीलिए मैं सोच बूझ के दोनों प्रधानमंत्री को पास में खत लिखा। सर आप कहते हैं बातचीत हो, लेकिन सवाल ये है कि जो पहलगाम में जो अटैक वो तो हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब पाकिस्तान कहता है कि हम उधर करते हैं। दोनों तरफ से कोशिश काफ़ी नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाती है। ये हमारे दोनों मुल्कों की बदकिस्मती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो देश के शत्रुओं के प्रति सहानुभूति रखता है वो राज्य की सुरक्षा को सीधे खतरे में डालता है। ऐसे व्यक्ति को समाज का हितैषी कभी नहीं माना जा सकता। सुना आपने, पाकिस्तान के बचाव में एएस दुल्लत कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी आरोप लगाता है कि भारत वहां गड़बड़ी कराता है। मतलब ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? और ये हमारे देश की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी के प्रमुख रह चुके हैं। क्या इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान से बात करना या ना करना सरकार का फैसला है? सरकार को जब जरूरी लगेगा तब वो बातचीत करेगी और बातचीत की शर्तें भी वही तय करेगी। भारत के आम आदमी को तो नहीं लगता कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अच्छा आप ही बताइए, अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करते हैं तो हमें नुकसान क्या होगा? क्या हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी? सोचिए, क्या पाकिस्तान से बात नहीं हुई तो देश में टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे या चीनी महंगी हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं खुली तो आपके हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे बच्चे जैसे लंदन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी शिक्षा के लिए जाते हैं, वैसे उनको इस्लामाबाद और लाहौर में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या भारतीय बच्चे पाकिस्तान के कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं? इस वजह से इन लोगों को परेशानी है। क्या पाकिस्तान से बातचीत नहीं होने पर हमें अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है? बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। क्या पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण हमारे देश में पानी की किल्लत हो गई है? क्या हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा पाकिस्तान परेशान है। समझिए, मानवता के नाम पर लिखी गई ये चिट्ठी घुमा फिराकर पाकिस्तान की मदद करने की मंशा को दर्शाती है। अच्छा जानते हैं, जो लोग आज ये चिट्ठी लिख रहे हैं वो आज से नहीं बल्कि दशकों से पाकिस्तान से बातचीत करने की जिद पाले हुए हैं। भारत में बैठकर ये लोग दशकों से पाकिस्तान के हितों की वकालत करते रहे हैं। इन कथित मानवाधिकारवादियों का इतिहास भी आज हम आपको बता देते हैं। फारूक अब्दुल्ला 1999 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर गए थे। लाहौर में ही अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान से संवाद को अनिवार्य कहा था। 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन के दौरान भी फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत को जरूरी बताया था। 2003-04 में वाजपेयी सरकार के दौरान इन्होंने पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन किया था। 15, 18, 21, 23 में भी अब्दुल्ला साहब ने वही बात दोहराई, पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। इतना ही नहीं,
2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने कहा कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, संवाद ही रास्ता है। महबूबा मुफ्ती ने 2014 में कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। 15 में भी महबूबा मुफ्ती ने यही बात दोहराई। 16 में उरी आतंकी हमले के बाद भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, बातचीत ही रास्ता है। 22 जून 2021 को पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी बात करो, हुर्रियत से भी बात करो। 2022 और 23 में भी महबूबा मुफ्ती ने बार बार पाकिस्तान से बात करने की जिद की। 19 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ। 27 जुलाई 2025 को महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान से बात करो वाली अपनी रट को दोहराया है। मणिशंकर अय्यर तो बहुत पुराने नेता हैं। सुनिए, इन्होंने 1996 में कहा था कि भारत को पाकिस्तान से बिना शर्त बात करनी चाहिए। गौर से सुनिएगा, बिना शर्त बात करनी चाहिए। 2004 से 7 के दौरान यूपीए सरकार में मंत्री रहते हुए मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन किया। 2010 में तो मणिशंकर अय्यर साहब ने यह कह दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत ना करना आत्मघाती होगा। यह मुंबई आतंकी हमले के 2 साल बाद की बात है। 2017 में अय्यर साहब ने कहा कि पाकिस्तान को दुश्मन कहना बंद करो, वो पड़ोसी है, बातचीत करो। 2021 से 24 के बीच कई बार इन्होंने पाकिस्तान से संवाद जारी रखने वाला नारा उछाला। मित्रों, समझिए, ये कथित मानवतावादी पाकिस्तान से बात करो वाले ला इलाज रोग के पुराने मरीज हैं। 1990 से लेकर अब तक ये बार बार यही कहते रहे हैं, पाकिस्तान से बात करो। साल बदलते रहे लेकिन बातचीत की इनकी जिद नहीं बदल रही। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मणिशंकर अय्यर जैसे इन बौद्धिक बेईमानों ने ऑपरेशन सिंदूर का तो विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का कभी कड़े शब्दों में विरोध नहीं किया। इन्होंने कभी भी बुलंद आवाज में यह नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। सोचिए इनकी मानसिकता कैसी है। आज भी जब इन्होंने पाकिस्तान से बातचीत वाली चिट्ठी लिखी है, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि पाकिस्तान को अमरनाथ यात्रा में गड़बड़ी की साजिश करने वालों पर एक्शन करना चाहिए। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारी भरकम सुरक्षा इंतजाम करना पड़ा है। खतरा इतना है कि बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन गन की तैनाती की गई, लेकिन 3 पन्नों की चिट्ठी में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा पर एक भी शब्द नहीं है। एक शब्द नहीं है पहलगाम में मारे गए उन 26 निर्दोष लोगों के बारे में जिन्हें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मार दी। सोचिए, आतंकवादियों ने किसी मां का घर सूना कर दिया, किसी नवविवाहिता का सुहाग उजाड़ दिया, किसी बहन से उसका भाई छीन लिया, लेकिन इन कथित मानवतावादियों ने अपनी चिट्ठी में उन निर्दोष लोगों पर एक शब्द खर्च करना भी मुनासिब नहीं समझा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इतने बड़े कि इनके लिए आपके और हमारे जैसे लोग कोई महत्व नहीं रखते। इन्हें हम दिखते ही नहीं है। ये कहेंगे कि आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी, 1.5 साल शोक मना लिया, अब हो गया, अब बड़ा काम करना है, 2 देशों के बीच बातचीत करनी है। इसलिए पहलगाम जैसी छोटी घटनाओं को भूल जाओ। जिन्होंने हत्या की वो आतंकवादी थे। अब क्या आतंकवादियों की खूनी हिंसा की वजह से बातचीत थोड़ी रोकी जाएगी? इसलिए आतंक की कोई विषय ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये निकलते हैं तो इनके साथ पूरा लाव लश्कर और सुरक्षा व्यवस्था होती है। ये चाहे तो आज भी आराम से पहलगाम घूमकर आ सकते हैं, इसलिए इन्हें पहलगाम की आतंकी घटना छोटी लगती है। मित्रों, पाकिस्तान से बात करने की जिद करने वाले ये बौद्धिक बेईमान सुविधा अनुसार स्मृति लोप के शिकार हो जाते हैं। आज उन्हें कुछ तथ्य हम याद दिलाना चाहते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि भारत ने जब भी संबंध सुधारने की कोशिश की और बड़ा दिल दिखाया, तब पाकिस्तान ने किस तरह पीठ में खंजर घोंपा है। ये बड़े लोग पहलगाम को भूलने की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले सुनिए कि पहलगाम कांड के बाद पाकिस्तान ने क्या किया। अप्रैल 2025 में अपने बंदरगाह पर भारतीय जहाजों को बैन कर दिया। अप्रैल 2025 में ही भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। मई 2025 में यूएन के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत पर आतंकवाद को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। मई जून 2025 में ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। एससीओ, ब्रिक्स जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने और भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफदारी करने वालों को आज यह भी जानना चाहिए कि जिस पाकिस्तान से बात करने की वो सिफारिश कर रहे हैं, भारत को लेकर उसका स्टैंड नहीं बदला है। कूटनीतिक मामलों के ये स्वयंभू विशेषज्ञ शायद नहीं जानते कि पीओके में आज भी 70 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं। इन लॉन्च पैड्स पर 1500 से ज्यादा आतंकवादी हैं। ये आतंकी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं।
पहलगाम हमले के बाद भी सिर्फ जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में 28 नागरिकों की जान गई, सुरक्षा बलों के 17 जवान शहीद हुए हैं। आतंकवादियों के सफाई के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव जैसे अभियान चलाए गए। पाकिस्तान के प्यार में स्मृति लोप का शिकार हो चुके इन कथित मानवाधिकार प्रेमियों को आज हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि 1999 में संबंध सुधारने के लिए लाहौर बस यात्रा हुई थी। जवाब में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की। 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन हुआ। जानते हैं हमें क्या मिला? पाकिस्तान ने हमारी संसद पर हमला करने के लिए आतंकवादी भेजे। देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ। 2004 से 2007 के दौरान संबंध सुधारने के लिए बैक चैनल बातचीत होती रही। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 2008 में मुंबई पर हमला कर दिया। आज भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। सुनिए कैसे पाकिस्तान के मंत्री भारत को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जिसने शांति की हर कोशिश का जवाब आतंकी हमले और हिंसा से दिया, जिसके मंत्री आज भी हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कथित मानवाधिकार प्रेमी हैं जो कह रहे हैं भूल जाओ। 25-26 लोगों की हत्या छोटी मोटी घटनाएं, इन्हें भूल जाओ। दो बड़े देशों के बीच रिश्ते अच्छे होने चाहिए। मतलब समझिए, ये पाकिस्तान को भी बड़ा देश बता रहे हैं। सोचिए किस तरह के लोग हैं। मित्रों, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थॉमस पेन ने कहा है कि वो व्यक्ति जो अपने ही देश और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों का पक्ष लेता है, वो समाज के प्रति सबसे बड़ा अपराध करता है। पाकिस्तान से बात करने की जिद करने वाले ये कथित मानवाधिकार प्रेमी यही अपराध कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध सुधरने चाहिए। क्यों सुधरने चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इन कथित मानवाधिकार प्रेमियों की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी। ये कैसे होगा, समझिए। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार है। अगर पाकिस्तान से बातचीत हुई तो अब्दुल्ला साहब इसका क्रेडिट लेंगे। कश्मीर के कट्टरपंथियों और अलगाववादियों के बीच उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस समय हाशिए पर हैं। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर फिर वो कट्टरपंथियों के बीच अपने बेस को मजबूत करना चाहती हैं। कभी श्रीनगर की जामिया मस्जिद में बैठकर भारत विरोधी तकरीर करने वाले मीर वाइज उमर फारूक को अब कोई भी नहीं पूछता है। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर वो फिर पाकिस्तान परस्त अलगाववाद की मुख्यधारा में वापसी चाहते हैं। मणिशंकर अय्यर तो खैर राजनीति से बाहर ही हो चुके हैं, लेकिन उनके अरमान है कि इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह मिले। इसी हसरत को पूरा करने और बौद्धिक संतुष्टि के लिए वो पाकिस्तान से बात करने की जिद कर रहे हैं। मनोज झा जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुस्लिम वोटर उसकी बड़ी संपत्ति है। पाकिस्तान और कश्मीर पर इस वोट बैंक की क्या सोच है हम सभी जानते हैं। इसलिए वो अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए पाकिस्तान से बात करने की जिद कर रहे हैं। भारत के लिए जिन 61 कथित मानवतावादियों ने इस ओपन लेटर पर साइन किए, उनमें से कई ऐसे हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल के नाम पर कभी सरकारी खर्चे पर, कभी चंदा जुटाकर और कभी किसी विदेशी एजेंसी से मोटा फंड लेकर पाकिस्तान का दौरा किए। कभी लाहौर के किसी क्लब में पार्टी करते हैं। सोचिए, अगर इनकी इच्छा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो जाए तो ये आपसी संबंध मजबूत करने के नाम पर लाव लश्कर के साथ लाहौर पहुंच जाएंगे। लाहौर के किसी क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर पार्टी करते हुए कहेंगे बड़ी बड़ी बातों के लिए पहलगाम जैसी घटनाओं को भूल जाना चाहिए। लाहौर के क्लब में बैठकर जब ये जश्न मनाएंगे तो 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का गम भी इनके लिए वहीं खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद के 7 स्टार होटल में जब ये पार्टी करेंगे तो इन्हें आतंकवादियों का खून खराबा नहीं दिखेगा। इनकी संवेदना पाकिस्तान को लेकर जिंदा है और पहलगाम को लेकर मर चुकी है।